बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजंस, कि मैनेजर्स कैसे डिसीजंस करते हैं और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस कैसे किए जा सकते हैं। मैनेजर्स एट ऑल लेवल एंड इन ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजंस, दैट इज़ दे मेक चॉइसेस। डिसीजन है कि अल्टरनेटिव है ना, कि ये काम ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। चॉइस है ना, तो उसमें से कोई एक चॉइस लेनी होती है अपना डिसीजन। फॉर इंस्टेंस, टॉप लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजंस अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, वेयर टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और व्हाट न्यू मार्केट्स टू मूव इनटू। ठीक है, तो ये बड़े लेवल के जो डिसीजंस हैं वो टॉप मैनेजमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशन गोल बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के ज़ाहिर एक नई फैसिलिटी जो है वो बनाना है, सिस्टम, मार्केट नई कौन सी एक्सप्लोर करना है, इन सारी कोई नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, वो कहाँ किसने करनी है, कैसे होनी है। तो मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स, पे रेजेज एंड एम्प्लॉय डिसिप्लिन। ठीक है, तो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर, लोअर लेवल बिल्कुल ही डे टू डे पे करेंगे। लो लेवल मैनेजर मुराद के फ़र्ज़ करें यहाँ भी एक वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में आपके जो इमीडिएट लाइन मैनेजर है वो लो लेवल मैनेजर है, तो उसके ऊपर अगर कोई मैनेजर है, मैनेजर प्रोडक्शन, ठीक है, मैनेजर मार्केटिंग, तो ये मिडिल लेवल के हो जाते हैं। और टॉप लेवल के फिर डायरेक्टर्स वगैरह या प्रेसिडेंट, जो भी स्ट्रक्चर हो। Of course, our focus in this chapter is now is on how managers make decisions, but making decision is not something that just managers do. All organizational members make decisions that affect their jobs and the organization they work for. ठीक है जी, ये है एक यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि आप पहले क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं कि क्राइटेरिया बनाते हैं। उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो फिर आप उस क्राइटेरिया को वेटेज एलोकेट करते हैं। ठीक है, फिर अल्टरनेटिव्स डेवलप होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया जाता है, सिलेक्शन की जाती है अल्टरनेटिव की और इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है डिसीजन, और उसके बाद पे एवेलुएशन होती है। यानी ये एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, कि आप, एक होता है सब्जेक्टिविटी, यानी आपको जो पसंद है आपने वो चीज़ डिसीजन ले लिया, लेकिन एक होता है ऑब्जेक्टिव, कि आपने कोई क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड डेवलप किया है, उसके अगेंस्ट आपने उस चीज़ को चेक किया है और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो मीट कर रही है उस क्राइटेरिया को, उसके ऊपर आपने डिसीजन ले लिया है। हम आगे देखते हैं, इसकी डिटेल पूरी दी हुई है। एवरी डिसीजन स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम, अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिज़ायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम कोई ना कोई होती है। लेट्स वर्क थ्रू एन एग्जाम्पल। Amanda is a sales manager whose reps need new laptops because their old ones are outdated and inadequate for doing their job. अच्छा, एक सेल्स मैनेजर है अमेंडा, उसको लैपटॉप्स चाहिए अपने जो सेल्स के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, टू मेक इट सिंपल, अज्यूम इट्स नॉट इकोनॉमिकल टू ऐड मेमोरी टू द ओल्ड कंप्यूटर एंड इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू परचेज नॉट लीज. Now we have a problem, a disparity between the sales reps' current computer and their need to have more efficient one. Amanda has decision to make. ठीक है ना, ये उसने बनाया है कि डिसीजन किस सिचुएशन में होते हैं कि उनके पास एक कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है और अब उन्हें नए चाहिए, एफिशिएंट कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अमेंडा ने एज अ सेल्स मैनेजर डिसीजन लेना है, और वो क्या डिसीजन लेना है कि इनको नए लैपटॉप्स, नए कंप्यूटर्स चाहिए। Once a manager has identified a problem, he or she must identify the decision criteria, important or relevant to resolving the problem. ठीक है, every decision maker has criteria guiding his or her decision even if they are not explicitly stated. तो वो कहता है जी कि आपने फिर डिसीजन क्राइटेरिया लेने के, कंप्यूटर लेने हैं तो कौन से कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है, क्राइटेरिया बनाना है कि ये चीज़ 2 4 6 चीज़ें 10 चीज़ें होनी चाहिए उस कंप्यूटर में जो हमें चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर्स की बड़ी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो एक क्राइटेरिया बनाना है कि हमें किस तरह के कंप्यूटर, जैसे उसने कहा ना पीछे रैम का मामला था, मेमोरी का, कि मेमोरी उसकी पिछले जो प्रीवियस उनके पास स्टॉक है जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेमोरी का मसला है। तो एक क्राइटेरिया ये हो सकता है जी उसकी रैम अच्छी हो। In our example, Amanda decides after careful consideration that memory and storage capabilities, display quality, battery life, warranty and carrying weight are the relevant criteria in our decision. ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हमने कंप्यूटर जो लेना है उसको किन बेसिस पे कंसीडर करना है, उसकी मेमोरी और स्टोरेज कितनी है, उसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, बैटरी लाइफ कितनी है, ठीक है ना, बैकअप कितना देता है यानी बैटरी पे, वारंटी है कि नहीं है और कितने अरसे की है, एंड कैरिंग वेट, और उसका वेट कितना है। ठीक है, तो उसने कि ये 5 4 चीज़ें बना ली अमेंडा ने कि ये हमारा क्राइटेरिया है
कि इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लैपटॉप हमें चाहिए। इफ़ द रेलिवेंट क्राइटेरिया आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट द डिसीजन मेकर मस्ट वेट द आइटम्स इन ऑर्डर टू गिव देम द करेक्ट प्रायोरिटी इन द डिसीजन। अच्छा, इसमें ये अब एक दूसरी चीज़ आ गई कि आपने ये क्राइटेरिया तो बना लिया, मसलन आपने कहा ये स्टोरेज कैपेसिटी है, क्वालिटी है, बैटरी लाइफ है। कहते जी अगर सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप इसमें से भी आप इसकी वेटेज बनाएं कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी हम डिस्प्ले क्वालिटी को सबसे ज़्यादा वेटेज देनी है, बैटरी लाइफ को कम वेटेज देनी है। जब हमने कंपेयर करनी है डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट लैपटॉप्स को, कोई HP का है, कोई डेल का है, कोई IBM का है, मुख्तलिफ जो भी ब्रांड है, एसर का है, तो वारंटी को हमने कम देनी है, कैरिंग वेट को हमने इन दोनों के दरमियान में वेटेज रखनी है। तो आप इनको वेट असाइन करेंगे इसमें से भी, ताकि कि किस तरह हमने डिसीजन लेना है। अ सिंपल वे इज़ टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वेट ऑफ 10 एंड देन असाइन वेट्स टू द रेस्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उसको आप देंगे, इसका वेट है 10 है, यानी इसके मार्क्स 10 है, यूँ समझ लें कि 10 नंबर हैं इसके, ठीक है। किसी को 5 दे दिए, किसी को 8 दे दिए, जो भी आप समझते कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा नंबर देंगे, जो कम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा, ठीक है। क्राइटेरिया कौन सा? ये जो क्राइटेरिया है मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी एंड कैरिंग वेट, ठीक है, ये क्राइटेरिया। इसको किसी को कुछ दे देंगे मार्क्स, किसी कुछ। ऑफ कोर्स यू शुड यूज़ एनी नंबर एज द हाईएस्ट वेट। आप कोई भी नंबर, वैसे तो आप 10 इज़ नॉर्मल ओके, लेकिन आप कोई भी नंबर 100 लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली 10 ठीक है। द फोर्थ स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द डिसीजन मेकर टू लिस्ट वायबल अल्टरनेटिव्स दैट कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। जब आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, क्राइटेरिया को मार्क्स भी अलॉट कर दिए, वेटेज भी दे दी, अब आपने देखना है कि मार्केट में अल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है। मतलब आप अगर लैपटॉप परचेज़ करना है तो लैपटॉप की जैसे मैंने बताया HP है, कॉम्पैक्ट है, एसर है, IBM है, इस तरह के डिफरेंट, वीवो है, बहुत सारे ब्रांड है ना। तो ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस के डिफरेंट वायबल अल्टरनेटिव्स हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें आपका क्राइटेरिया जो है मेमोरी, डिस्प्ले, बैटरी, हर चीज़ होती है, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं। इन दिस स्टेप द डिसीजन मेकर नीड्स टू बी क्रिएटिव एंड द अल्टरनेटिव्स आर ओनली लिस्टेड नॉट एवेलुएटेड जस्ट येट। और इसमें वो कहता है इसमें एवेलुएशन नहीं होगी इस स्टेप पे, 4 स्टेप पे। इस पर सिर्फ अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं आप सिर्फ लिस्ट डाउन कर देंगे। हमारे पास कॉम्पैक्ट है, हमारे पास डेल है, हमारे पास HP है, हमारे पास एसर है, हमारे पास ये है, वो सारी अब लिस्ट डाउन कर लेंगे जिसमें उस क्राइटेरिया की चीज़ें मौजूद होंगी। आर सेल्स मैनेजर एमेंडा आइडेंटिफाइज 7 लैपटॉप्स एज पॉसिबल चॉइस, ठीक है। उसने जो स्टार्ट में पिक्चर है उसको हम दोबारा देखेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। वंस अल्टरनेटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अ डिसीजन मेकर मस्ट इवैल्यूएट ईच वन हाउ बाय यूजिंग द क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड इन स्टेप 2। तो आपने जो यानी जो क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया था और उसको जो वेट दिए थे, उस वेट के हिसाब से हर एक के नंबर लगाएंगे। मसलन आप कहते हैं जी HP का इतना होगा, उसकी मेमोरी के इतने मार्क्स हैं, ये हम दोबारा उधर जाके देखते हैं। समटाइम्स द डिसीजन मेकर माइट बी एबल टू स्किप दिस स्टेप इफ वन अल्टरनेटिव स्कोर्स हाईएस्ट ऑन एवरी क्राइटेरियन। यू वुड नॉट नीड टू कंसीडर द वेट्स बिकॉज द अल्टरनेटिव वुड ऑलरेडी बी द टॉप चॉइस। इफ द वेट्स वर ऑल इक्वल यू कुड एवेलुएट इन अल्टरनेटिव मेयरली बाय समिंग अप द असेस्ड वैल्यू फॉर ईच, ठीक है। तो ये बताया कि अगर एक जैसी चीज़ें हो जाए, क्वालिटी में टॉप या बैड या इक्वल हो जाए सारे, तो फिर किस तरह आपने करना है। द सिक्स्थ स्टेप इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आर द वन दैट जनरेटेड द हाईएस्ट टोटल इन स्टेप 5। तो आपने जो मार्क्स दिए हैं हर एक को, हर ब्रांड को अलग अलग मार्क्स लगाने हैं और उसके बाद उनका टोटल कर लेना है। तो उसके बाद जो हाईएस्ट होगा वो आपकी सिलेक्शन होगी। इन आर एग्जाम्पल Amanda would choose the Dell Inspiron because it scored higher than all other alternatives 249, ठीक है। This step helps to finalize the decision process. Implement the alternative। अच्छा, इससे पहले हम ज़रा उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे उन्होंने किया। ये देखें जी आपके सामने, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या है, माई सेल्स रेप्स नीड न्यू कंप्यूटर्स। अच्छा, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया उन्होंने किया जी मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी और कॉपी और कैरिंग वेट। अब देखें ना, जैसे डिस्प्ले क्वालिटी उन्होंने रखा है, डिस्प्ले साइज़ नहीं रखा कि आपकी स्क्रीन साइज़ क्या हो, ठीक है, तो उसने डिस्प्ले क्वालिटी को रखा है, ठीक है। इसी तरह क्राइटेरिया तो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है। एलोकेटिंग वेट्स टू दी क्राइटेरिया, नेक्स्ट जो स्टेप है। अब देखिए उसने मेमोरी को 10 मार्क्स दिए हैं, बैटरी लाइफ को सेकेंड इंपॉर्टेंस दी है 8, कैरिंग वेट 6, इसका वेट जो है वो 6 है, वारंटी जो है वो 4 है और डिस्प्ले क्वालिटी जो वेट दिया है वो 3 है। यानी इसके अंदर भी आपने प्रायोरिटी सेट कर ली कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हम देंगे मेमोरी को। इसी तरह HP बुक प्रो बुक ये अल्टरनेटिव डेवलप कर लिए,
सोनी, लिनोवो, एप्पल, तोशिबा, ठीक है, डेल, एचपी, ये सारी आपने अल्टरनेटिव के जो मार्केट में अवेलेबल है जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, यानी इन तमाम कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क भी है, यानी मेमोरी और स्टोरेज भी है, बैटरी लाइफ भी है, कैरिंग वेट कुछ ना कुछ सबका है, वारंटी भी है और डिस्प्ले क्वालिटी भी कुछ ना कुछ तो है। एनालाइजिंग अल्टरनेटिव, फिर आपने इन सब अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना है अगेंस्ट द क्राइटेरिया, ठीक है ना। आपने मेमोरी देखना जी, एचपी की मेमोरी को आपने 10 में से दे दिए, फ़र्ज़ करें 8 मार्क्स, वेट उसका 8 कर दिया, ठीक है। वारंटी को आपने दे दिए 2 मार्क्स। इसी तरह डेल को आपने डिफरेंट है, डेल को फ़र्ज़ करें आपने मेमोरी में से दिए 7 मार्क्स, ठीक है, लेकिन कैरिंग वेट में आपने दे दिए 5 मार्क्स, 6 हैं टोटल। तो इस तरह आप क्या करेंगे, हर एक को अलॉट करेंगे वेटेज, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उनका तमाम का टोटल कर लेंगे, हर एक का, हर लैपटॉप का अगेंस्ट इस क्राइटेरिया के टोटल मार्क्स किसको कितने मिले हैं। अच्छा जी, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, तो इसमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे सिंपली वो आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सारा ऑब्जेक्टिवली सारा कुछ हो रहा होगा, आपकी अपनी विल कोई इन्वॉल्व नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, यानी आपने कोई नहीं डिसाइड किया भाई एक ये इसका डिज़ाइन अच्छा है तो हमने ये लेना है, ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या किया है कि आपने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड किया, उस क्राइटेरिया के ऊपर सबको मार्किंग की, जिसके नंबर ज़्यादा आए उसको आपने चूज़ कर लिया कि हमें ये वाला चाहिए। तो ये एक बड़ा एक अच्छा तरीका है, ऑब्जेक्टिव वे है किसी भी डिसीजन को करने का। और उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव, एवेल्यूएटिंग डिसीजन मेकिंग। ये हम आगे अब उधर जाते हैं, इसी स्लाइड पे हम काम कर रहे थे। इन स्टेप 7 इन द डिसीजन मेकिंग यू पुट द डिसीजन इन टू एक्शन बाई कन्वेइंग इट टू दोज अफेक्टेड एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट। यानी कि जो स्टेप 7 में आपने सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन करनी है और आगे बता देना कि जी ये चीज़ हमने। We know that if the people who must implement a decision participate in the process, they are more likely to support it than if you just tell them what to do। वो कहता जी कि डिसीजन अगर पार्टिसिपेटिव डिसीजन है, यानी सब लोगों ने शामिल होकर किया है, तो बाद में अगर आप उनको बताते हैं कहते हैं तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। मसलन आप फ़र्ज़ करें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि लैपटॉप लेने हैं, तो आप खुद तो कर ही रहे हैं और आप एक बंदा जो है फाइनेंस वालों का भी डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिसीजन में के अंदर इस सारे प्रोसीजर में आपके साथ होगा। तो कल को जब आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि जी ये हमें फ़ंड्स चाहिए, तो आपके ऊपर वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि क्यों चाहिए, ये क्यों सिलेक्ट किया, वो कम होंगे, क्योंकि वो आप उनका एक रिप्रेजेंटेटिव एट द टाइम ऑफ डिसीजन आपके साथ अवेलेबल था, ठीक है। तो वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं ये चीज़ हमने ऐसे नहीं ऐसे डिसाइड की है, ठीक है। अनदर थिंग मैनेजर में नीड टू डू ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन इज़ द रीअसेस द एनवायरनमेंट ऑफ एनी चेंज स्पेशली इफ़ इट इज़ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन है तो आपने रीअसेस करना है एनवायरनमेंट को कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कोई भी, कल को ये डिसीजन लें तो 6 महीने बाद फिर हमें बदलना पड़े, आउटर साइड पे मार्केट के एनवायरनमेंट में कोई ऐसी सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये इस पर नज़र भी रखनी है। द लास्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इवेलुएटिंग द आउटकम्स आर रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजन टू सी वेदर द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड। इफ द एवेलुएशन शोज दैट द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट देन द मैनेजर नीड टू असेस व्हाट वेंट रॉन्ग। तो वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, चाहे कोई प्लानिंग का कोई प्रोग्राम हो, कोई एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम हो। आपके शुरू में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आप उसको एवेलुएट करते हैं कि आपने जो ये डिसीजन लिया है क्या ये ठीक भी हुआ है कि नहीं। अच्छा, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर क्या हो सकता है कि वाज द प्रॉब्लम इनकरेक्टली डिफाइंड, हो सकता है स्टार्ट में प्रॉब्लम भी ठीक तरीके से डिफाइन ना हुई हो, ठीक है, तो उसके बाद ज़ाहिर है जो भी काम होगा वो गलत होगा। वर एरर मेड व्हेन एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, तो कहीं जब अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट कर रहे थे अगेंस्ट द क्राइटेरिया, मार्क्स लगा रहे 10, उधर 8 उधर 7, उस वक्त तो नहीं गलती हो गई कि किसी की मार्क्स गलत। मतलब एक मेमोरी जो है फ़र्ज़ करें डेल की अच्छी थी, उसके आपने 10 में से 8 मार्क्स देने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं सही अंदाज़ा था, आपने 10 में से 5 दे दिए, तो उसका तो क्राइटेरिया में टोटल में कम हो जाएगा ना वो चीज़। वाज द राइट अल्टरनेटिव सिलेक्टेड बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि आपने सारा डिसीजन ठीक किया है, अल्टरनेटिव को जो सिलेक्ट किया है लैपटॉप या कोई चीज़ वो या कोई भी डिसीजन था वो ले लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करते वक्त जो है वो उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो कंपनी में ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जिसके आप डिसीजन लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, डिसीजन मैनेजर्स में मेक, मैनेजर किस तरह के डिसीजन करते हैं। देखें ये 4 फंक्शंस हैं मैनेजर्स के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बड़े मशहूर हैं, ये हमने स्टार्ट में पढ़े भी हैं कि जी ये 4 फंक्शंस हैं जो मैनेजर्स करते हैं। अब कुछ देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इन्हें। प्लानिंग, व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो मकासद हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं। व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स,
तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, सही है, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं अपने ऑब्जेक्टिव या टारगेट को अचीव करने के लिए। व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बी, हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल बी। अच्छा, अब ये जो है प्लानिंग का काम है, मैनेजर का एक काम क्या है कि प्लानिंग, अगर तो वो डिपार्टमेंट लेवल पे है तो डिपार्टमेंट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स उसने बनाने हैं। अगर वो हायर मैनेजमेंट में है, जैसे डायरेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के बनाने हैं, तो ये अपने अपने लेवल पे होगा। ऑर्गेनाइजिंग, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ शुड आई हैव, report directly to me, how much centralization should there be in the organization, how should be jobs be designed, when should the organization implement a different structure। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको अपने डिपार्टमेंट में, कितना काम है, उसके हिसाब से आपने देखना है। आप सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रखेंगे या डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन कि हर काम आपसे ही पूछ के किया जाए, डिसेंट्रलाइज मीन कि आपने अथॉरिटी दे दी कि अच्छा ये डिसीजन इस लेवल तक का लेना, ये आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप परचेजिंग पावर ही है तो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, आप अपने जूनियर एक बनाते हैं, फ़र्ज़ करें असिस्टेंट मैनेजर, और उसको कहते हैं जी 20,000 की परचेज़ अगर करनी है तो वो आप अपने उस पर कर लें, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप डिसीजन ले लें। तो ये हो जाता है डिसेंट्रलाइज करना, यानी आप लोगों को पावर देते हैं ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। अगर हर सेंट्रलाइज करेंगे तो उसमें बड़ी आप भी एक प्रॉब्लम का शिकार, हर छोटे से छोटा डिसीजन आप तक आएगा और इस तरह फिर काम होता भी नहीं है, ठीक है, डिलेज होते हैं। जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसने किसको रिपोर्ट करना है, ये स्ट्रक्चर बनाना, कौन किसके अंडर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर आती हैं। लीडिंग, हाउ टू हैंडल एम्प्लॉयज़ हु अपीयर टू बी अनमोटिवेटेड, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन द गिवन सिचुएशन, हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज इफेक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कन्फ्लिक्ट। तो फ़र्ज़ करें लीडिंग जो है, लीडर जो है इंस्पायर करता है, तो आपकी ज़ाहिर है जॉब पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, वो काम कर तो रहे होते हैं लेकिन इतने मोटिव, तो आपने कैसे उनको इंस्पायर करना है कि वो मोटिवेट हों, क्योंकि मोटिवेशन होगी तो परफॉर्मेंस का इफ़ेक्ट आएगा उस पर, यानी कि मोटिवेशन अच्छी होगी तो वो परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दिल लगा के आप काम करेंगे, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल स्पेशली कई दफ़ा बड़ी एक यानी स्टाइल डिफरेंट तरह की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोरोना है तो सारे जिनके ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर थे, यानी ऐसे फिज़िकल स्टोर थे, अब वो टोटली डिफरेंट हो गया। इस क्राइसिस में अब आपकी लीडरशिप का पता चलता है कि वो राइट डिसीजन ले। फ़र्ज़ करें आपकी शॉप थी तो ऑनलाइन जाने के डिसीजन ले, या और डिलीवरीज़ के, जो होम डिलीवरीज़ के डायरेक्ट डीलिंग के कुछ, यानी ये अब इसी सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में लीडरशिप का पता लगता है। इसी तरह जो प्रोडक्टिव या वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें लीडिंग में आती हैं। कंट्रोलिंग, व्हाट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड, हाउ शुड दीज एक्टिविटीज़ बी कंट्रोल्ड, व्हेन एन परफॉर्मेंस डेविएशन सिग्निफिकेंट, व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी ऑर्गेनाइजेशन हैव। तो कंट्रोलिंग क्या है कि आपने एक शुरू में कुछ डिसाइड किया होता है ना साल के स्टार्ट में कि ये हमारा ट्रैक है, ये हमारी फ़र्ज़ करो सेल्स फिगर है या जो भी हमने प्लान बनाया है, तो आपने कंट्रोलिंग में फंक्शन एक ये भी है कि आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टार्ट में प्लान था, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारी डायरेक्शन वही है, और अगर कहीं डी ट्रैक हो रही है तो फिर उसके ऊपर ही वापस लेके आना, यह है कंट्रोलिंग, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन को जनरली अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना हो बाई इनपुट आउटपुट हर चीज़ से, जैसे देखिए ना एंड पे लिखा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैनेजमेंट MIS होगा तो आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड हर चीज़ होगी। विद इन नो टाइम आप एक रिपोर्ट जो भी जनरेट करवाना चाहेंगे करवा लेंगे और आपको पता चल जाएगा सिचुएशन क्या है। मैनुअल में तो हो सकता है 2 वीक वो ले जाएं। अगर स्टोर की ही आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि चलें जी इस वक्त स्टोर में जो आइटम्स हैं उनकी रिपोर्ट मुझे दें, तो 2 वीक लग जाएंगे। फ़र्ज़ करें 1000 आइटम पड़ी हैं, एक जब कोई कंप्यूटर बेस्ड होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो क्या होगा, जिस विद इन 1 क्लिक आपके पास सारी रिपोर्ट आ जाएगी और इसकी आपकी डिसीजन मेकिंग स्पीडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह परफॉर्मेंस डेविएशंस को देखना ट्रैक से अगर डी ट्रैक हो रही हैं तो। थैंक यू।